लोकसभा चुनाव को लेकर जो है अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे में 13 मई को जो है उज्जैन में मतदान होना है। लेकिन ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है, उद्योग वर्ग के जो लोग हैं और जो छात्र लोग हैं, उनकी कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, और जो मौजूदा जो सांसद चुन के आएंगे उनसे कितनी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं रहती हैं और सब अपनी उम्मीदें रखते हैं। तो हमारे साथ में उद्योग वर्ग के जो है लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में सरकार किसी की भी बने, उज्जैन का जनप्रतिनिधि कोई भी चुनकर आए, पर उनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको, और क्या ऐसी है कि जिस तरीके से आप उनसे उम्मीद करते हैं? अभी जो औद्योगिक वातावरण है वर्तमान में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नई फैक्ट्रियां भी यहाँ पर रही है और काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और हम लोग उद्योगों से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट खुद प्रयास करती है किस प्रकार से आप यहाँ नए उद्योग लगाएं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना हमने देखी है राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। वहाँ आगे रह के हमसे उन्होंने पूछा है कि हम इसको क्या करें जिससे नए उद्योग भी बने, लोगों को रोजगार भी मिले, और हम इसके अंदर टैक्सेस में किसी प्रकार का क्या रिबेट दे सकते हैं, किस प्रकार की पॉलिसी दे सकते हैं। अभी वर्तमान में एक सुखद वातावरण है। बार बार देखने में आता है जीएसटी को लेकर बात उठती है कि जीएसटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो टैक्स लगता है उसको लेकर आप कई बार मुद्दा उठाते हैं। जीएसटी के बारे में जैसे जहाँ तक कि हमारा राजेश माहेश्वरी जी को इनकी अच्छी जानकारी है, बाकी जो उस समय जब आया था, जब हमें इसके काफ़ी विसंगतियाँ लगी थी कि इसमें बहुत परेशानी है। बाकी हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि जो पहले क्या होता था, कुछ कपड़ा जाता था जैसे, तो वहाँ पर अनसोल्ड जाता था, सामने वाला का नाम पता नहीं रहता था। और अब क्या होता है, उसका नाम, उनका जीएसटी नंबर सब कुछ रहता है, तो व्यवस्थित काम रहता है। वो ये बोल नहीं सकता है कि मेरे पास माल नहीं आया या आपका पेमेंट बाकी है, क्योंकि पूरा पेमेंट एक नंबर में होता है, किसी प्रकार का कच्चे का कोई व्यवसाय नहीं रहता। तो व्यापारियों के लिए हित का रहा है जहाँ तक। और जनप्रतिनिधि कोई भी चुन के आ रहा है, पर आपकी सरकार से कई उम्मीदें रहती हैं आप लोगों को, कैसा आप चाहते हैं? केंद्र सरकार के चुनाव हैं, संसद का ये जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो भी अलग अलग योजनाएं हैं वो बहुत बेहतर तरीके से उद्योगों के लिए भी लागू हो रही है। उज्जैन में भी जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क जो है, मेडिकल डिवाइस पार्क, वो केंद्र सरकार की तरफ से जो पूरे भारतवर्ष में 4 पार्क दिए हैं उनमें से एक उज्जैन में है। उद्योगों का समुचित विकास तभी हो पाएगा जब इस तरीके के पार्क और क्लस्टर्स के रूप में प्रोडक्ट बेस्ड जो है, जैसे चाइना में है, अलग अलग सिटीज हैं पूरी प्रोडक्ट बेस्ड, वैसे अगर प्रोडक्ट बेस्ड क्लस्टर्स और पार्क डेवलप करे जाएंगे तो समान एक तरीके के जो उद्योग है उनकी समस्याएं भी समान रहती है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी समान रहते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो उस तरीके की योजनाएं जो बनाई जा रही हैं उसको और ज्यादा प्रभावी तरीके से और ज्यादा योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। बेसिक मुद्दे क्या हैं उज्जैन के, जो आप चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई भी चुनकर आए पर उज्जैन का विकास हो? देखो, उज्जैन के विकास के लिए धार्मिक पर्यटन तो है ही एक अपनी जगह, लेकिन चूंकि ये केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र के चुनाव में सांसद का है, तो सांसद से संबंधित जो बातें हैं उसमें यही है जो एक मैंने बताया आपको कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक के लिए जितने भी अभी हाईवेज और ये सब बनाए जा रहे हैं, एक बेहतर प्रयास है। हमें यहाँ पर उज्जैन के आसपास जो भी ड्राई पोर्ट है वहां तक, चूंकि एमपी जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है कि उसके आसपास कहीं भी समुद्री सीमा नहीं है, तो हमें एक्सपोर्ट अगर करना है तो उसके लिए हम लोगों का कई बार जो भाड़ा है बंदरगाह तक पहुंचाने का, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से लेके जिस कंट्री तक हमें भेजना है वहां का भाड़ा पता लगा कम है और यहाँ से बंदरगाह तक भेजने का भाड़ा ज्यादा है। तो इसके ऊपर कम से कम कोई एक ऐसी लैंडलॉक स्टेट के लिए पॉलिसी लाना चाहिए कि इन लोगों को कुछ सब्सिडी दी जाए या रिबेट दी जाए, जिससे कि यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो सके। दूसरा, जो ईपीआर वगैरह और इस तरीके के पॉल्यूशन के नॉर्म्स है उनमें रिलैक्सेशन की बहुत आवश्यकता है। ये सब केंद्र सरकार के विषय हैं और केंद्र से ही ये सब होंगे। देखिए, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि उसके साथ में कार्गो को भी हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उज्जैन एक पूरे भारतवर्ष का लगभग सेंट्रल एरिया है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं उन सबके गोडाउन्स यहाँ पर हो और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि सारे देश में आसानी से सभी जगह वितरित हो सके। इसी के लिए उसको साथ में कार्गो एयरपोर्ट को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारे साथ में महेश्वरी जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से बात आती है कि जो उद्योग होते हैं, उद्योग में जो जीएसटी का भार आप पर लगता है, तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि जीएसटी और जो टैक्स के जो बार बार मुद्दे उठते हैं उस पर क्या होना चाहिए? जीएसटी को लेके जो आपने बातचीत बोली है,
हम लोग ने जीएसटी जो 2017 के अंदर 1 जुलाई से चालू हुआ था, वो भले ही थोड़ा सा जल्दी कर दिया या बिना तैयारी से करने की बातें बोल रहे हैं लोग, लेकिन इस 5 साल के अंदर जीएसटी के अंदर बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। कई तरह के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं। रिटर्न भरने की प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है। इंडस्ट्री को जीएसटी को लेके जो धारणा है उसमें तो, क्योंकि जीएसटी हमारा कोई टैक्स तो है नहीं, हम तो जो आता है और जो हम कलेक्ट करते हैं उसके बीच का पैसा सरकार को जमा कर देते हैं, और वो भी अमाउंट आज की तारीख में 2,10,000 करोड़ रुपए पिछले मार्च का जमा हुआ है। तो ये तो सक्सेस हो चुका है जीएसटी। जिस तरीके से किसान जो बात करते हैं कि उनको ये कहना रहता है कि जिस तरीके से सरकार उनके लिए कई योजना तो दे रही है, पर उनका ये आरोप है कि जिस तरीके से हम जब कृषि ऊपर संबंधित कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो उस पर उनको ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसके कारण जीएसटी वगैरह का भार उन पर आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के उसको बचाव के लिए क्या उपाय है? नहीं, जीएसटी का भार तो देखिए आज की तारीख में हर चीज़ पे आ रहा है। आप नॉर्मल पब्लिक पे भी आ रहा है, तो पेस्ट और टूथपेस्ट और ब्रश और साबुन खरीदते हैं उस पर भी लग रहा है, और किसान पहले भी लगता था, कोई ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी, लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ें खुल गई हैं बहुत तरह से। वैट और एक्साइज वगैरह तो पहले भी लोहे पे लगती थी जो उनके इम्प्लीमेंट रहते हैं। खाद के ऊपर भी पहले, खाद क्या ये अपना फर्टिलाइजर्स वगैरह के ऊपर भी 13, 12, 13, 14% वैट, 2% एक्साइज, 12% ये सब हुआ करती थी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिखती नहीं थी, लेकिन अब और उसमें भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जितना इनपुट आता है उतना आउटपुट, टैक्स का कंपोनेंट बहुत कम रहता है जो किसी के ऊपर लगता हो। और युवाओं की भी जो उम्मीदें हैं सरकार से काफ़ी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से जो युवाओं की उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अच्छे कॉलेज होना चाहिए, साथ में जो सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो देश विदेश में जाके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, ऐसी उम्मीदें भी इनको रहती है। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो लोकसभा चुनाव है, कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको, कि क्या आपके लिए उनको करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर ने जीएसटी को लेके बोला, सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जीएसटी को लेकर। पर एक छोटी सी बात ये है सर कि जैसे इन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने लोगों ने बोला कि जीएसटी को लेके गलत आया। सर उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया, पर जब लोगों को उन्होंने ये समझा नहीं पाए कि उन्होंने जो किया वो सही किया नहीं किया, सर ये भी तो एक मुद्दा है। आप किसी के लिए जब अच्छा करते हो तो आपको ये बताना भी तो पड़ेगा, उसके लिए लोगों को अवेयर करना भी, तो ये भी तो सरकार का काम है। जिस तरीके से फ्यूचर की बात की जाए आपके, तो आप युवा हैं, आपको रोजगार से लेकर पढ़ाई संबंधित कितनी उम्मीद है सरकार? सर देखिए, जैसा कि हम अभी के समय में, हमने अभी के जो भी कार्यकाल रहा है उसमें देखा है कि सर जैसे कि हम जैसे सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, सर एमपीपीएससी जैसी एग्ज़ाम्स है जिनकी प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाती है, उनका टाइम रेगुलेशन बिगड़ जाता है। बाकी ऐसी कई समस्याएं हम सर देख रहे हैं कि हम विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे यहाँ बाकी चीज़ें भी डेवलप हो रही है, पर सर एक हिस्सा ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो बड़ी मात्रा में इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ऐसे मुद्दे बन क्यों पा रहे हैं? अगर सारी चीजें सही हैं, प्रॉपर रेगुलेशन में सब कुछ चल रहा है, तो कुछ ऐसे मुद्दे बाहर क्यों आ रहे हैं? इतना लंबा वर्ग और इतना बड़ा तबका क्यों उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट सही नहीं कर पा रही है? उसके पीछे भी तो कुछ तथ्य होने चाहिए। और भी छात्र हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी की बात आती है, स्कॉलरशिप की बात आती है, कॉलेज अच्छे होना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर भी आपकी सरकार से कई उम्मीदें हैं, जनप्रतिनिधि से कई उम्मीदें हैं। कोई भी चुनकर आता है तो उनसे कितनी उम्मीद रखते हैं आप? कोई भी अगर गवर्नमेंट का कोई भी अगर जनप्रतिनिधि आता है हमारे स्टेट में, तो एक ही चीज़ रहती है सबके मन में कि जो कहीं एक रूरल या अर्बन एरिया से बिलोंग करता है तो उसे पढ़ाई के लिए या किसी भी उसकी ज़रूरत के लिए बाहर ना जाना पड़े। अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में या फिर उज्जैन का देखें तो कोई भी जो स्टूडेंट रहेगा वो, उसको जो उज्जैन में पढ़ाई मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिलती नहीं है। हालांकि वो सोचता है कि नहीं, उज्जैन में अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है, वो चाहता है कि मैं इंदौर शिफ्ट हो जाऊँ, इंदौर में अच्छी पढ़ाई, या फिर न्यू दिल्ली चले जाते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए, वहाँ के कॉलेज अच्छे। तो ये चीज़ें अलग अलग स्टेट में जाके क्यों करने पड़े, जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्टेट में जो चीज़ें मिल सकती है तो वो अपडेट होना चाहिए। जिस तरीके से बार बार मुद्दा उठ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जो है शिक्षा में जो है जगह जगह कॉलेज की कमी है, जिससे शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर कितनी उम्मीद है आप? हाँ, उम्मीद से पहले सर स्थिति के बारे में जानकारी होना चाहिए। रिपोर्ट्स और आंकड़े क्या कहते हैं कि बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत किसको पता है? वो सिर्फ जनता को पता है। जनता यदि मान रही है कि बेरोजगारी कम हुई है तो सच में हो सकता है कि हुई है,
इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि मेन मुद्दे बेरोजगारी है, शिक्षा है। शिक्षा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उज्जैन में ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अच्छे कॉलेज है, अच्छे स्कूल है, सरकारी स्कूल की भी स्थिति सुधरी है, ये सारी सुधरी है। उसके बाद भी जनता में जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो वो अवेयरनेस गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो सत्ता पक्ष के काम लोग हैं उनको करना चाहिए। बाकी स्थिति धीरे धीरे सर सुधर रही है। भैया आप बताइए, जिस तरीके से जो मुद्दे हैं जनप्रतिनिधि कोई भी चुनकर आए, तो आप कितनी उम्मीदें सरकार से करते हैं और ऐसी क्या मांग है आपसे सरकार की से जो वो आप पर खरा उतरे? जैसे कि मैं उम्मीद रखना चाहता हूँ, सर ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स, आजकल लोग प्राइवेट स्कूल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट की बजाय, क्योंकि वहाँ का शिक्षा स्तर थोड़ा सा डाउन है, जिस वजह से लोगों को प्राइवेट स्कूल में आना ज़्यादा पसंद हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको थोड़ा इंसेंटिव लेके इसमें ध्यान दे के गवर्नमेंट स्कूल में लोग ज़्यादा प्रेरित हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये धार्मिक स्थल है उज्जैन, तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह ये बनाए ताकि यहाँ की और आवक थोड़ी बढ़े। मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसके साथ में और भी कई कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, व्यापार बिजनेस बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसको लेकर क्या लगता है सरकार से आप? मुझे लगता है कि वैसे तो हैं कॉलेजेस, लेकिन और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस और बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ खुलने चाहिए ताकि यहाँ थोड़े स्टूडेंट्स की आवक बढ़े और जिससे सभी अच्छी तरीके से स्टडीज कर सकें। तो आप कितनी उम्मीदें रखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? पहली बात तो ये, हमारे जितने भी कॉलेज, आपने पूछा कॉलेजेस के बारे में, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स। उसमें हमारा ये मेन होना चाहिए कि यूथ को प्रमोट करे स्पोर्ट्स के प्रति। पर हमारे ऐसा देखा जाता है कि स्पोर्ट्स के प्रति युवा जितने भी हैं उनकी वो अभिरुचि रहती नहीं है। उसमें हमारा ये होना चाहिए कि उनको मोटिवेट करे और बोले कि स्पोर्ट्स का भी इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई के साथ साथ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। दूसरी बात ये, जितने भी गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स है उनको ये बताना कि गवर्नमेंट के पास इतने स्लॉट्स नहीं है भरने के लिए। काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं पर गवर्नमेंट के पास इतने स्लॉट्स होते नहीं है। उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट होकर अपना खुद का बिजनेस बनाए या फिर अपने खुद को ऐसा कुछ डाले, उस एनवायरनमेंट में डाले कि हम कुछ आगे जाके हम कुछ हमारा भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है स्कॉलरशिप दें और विदेश में आने पढ़ने का मौका मिले, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से? जैसा कि सभी इंसान को उम्मीदें होती है अपनी सरकार से, उसी तरह मुझे भी कुछ उम्मीदें हैं। कई सारे ऐसे एजुकेशन सेक्टर हैं और जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, तो कई बार स्कॉलरशिप उन्हीं छात्राओं तक मिल पाती जो अवेयर रहते हैं। कई ऐसे जो जिनको नहीं सुविधा मिल पा रही है, उन्हें नहीं मिल पा रही है। जिन्हें सुविधा की ज़रूरत है असल में, उन तक वो सुविधाएं पहुँच भी नहीं पा रही हैं। रोजगार की बात की जाए तो रोजगार को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि पढ़े लिखे वर्ग को आज जो है नौकरी करनी पड़ रही है, दूसरे को काम करना पड़ रहा है, खुद का व्यापार करना पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या है? एक इंसान को बेरोजगारी वो अपनी मर्जी से भी कर रहा है। कई सारे ऐसे तबका ऐसा है कि वहाँ पर बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो उनके खुद की मर्जी से हैं क्योंकि उन्हें एजुकेट सेक्टर में वर्क नहीं मिल पा रहा है। वो जितना फीस अफोर्ड कर पाते हैं, वो जितना वो उनको चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। जो उनकी क्वालिटीज़ है वो अपने आप की क्वालिटीज़ को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण उन्हें खुद से बेरोजगार रहना पड़ रहा है। सरकार से कई उम्मीदें रहती हैं कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं वो आज मजबूरी में खुद का व्यापार करने के लिए तैयार मजबूर हैं, ठेला लगा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसको लेकर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इशू जो है, शिक्षा की व्यवस्था सारी की गई पर उसको मॉनिटर सही से नहीं किया जाता। हम उज्जैन की अगर बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय है, लगभग सभी फील्ड में वो ग्रेजुएशन कराता है, पर इशू ये है कि न तो समय से एग्जाम कंडक्ट हो पा रही है, नहीं वो एग्जाम जो कंडक्ट हो रही है उसमें क्वालिटी एजुकेशन निकल के आ रहा है। बच्चा पढ़ा लिखा है, डिग्री है उसके पास, पर उसके पास काम करने लायक शिक्षा नहीं है। वो इंडस्ट्री रेडीनेस जिसको एक शब्द हम यूज करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ के आया है, अगर उसके पास बीकॉम है तो उसका कॉमर्स का एजुकेशन उसके पास पूरा होना चाहिए, पर उसका अब्सेंस बच्चे के पास में है। इंजीनियरिंग कर लिया है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है, पर लास्ट में जाके उसे लैंग्वेज के बारे में आइडिया नहीं है। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगा, जब तक उस एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, तब तक सारे प्रयास अपने आप में नगण्य माने जाएंगे, वो कहीं भी किसी को लीड नहीं करने वाले। उज्जैन का जो मुद्दे की बात की जाए तो उज्जैन में जो सिपरा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और तो दूसरा टाटा जो मुद्दा है उसको लेकर क्या लगता है कि बार बार बात उठती है कि गंदे नाले मिल रहे हैं, दूषित हो रही है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या लगता है? ये शिप्रा शुद्धिकरण निश्चित रूप से जो भी गवर्नमेंट हो, शिप्रा एक आस्था का प्रतीक है। और उज्जैन में जो लोग आते हैं, आज से 20-25 वर्ष पूर्व हमने मीडिया में पढ़ा था
जब वहाँ पर गुजरात में यहाँ से नर्मदा नदी गुजरात में कच्छ तक गई थी, और वो तारीफ के काबिल बात हुई थी कि वहाँ गुजरात से मतलब इंदौर से कच्छ चले गई थी, और इंदौर से उज्जैन आने में काफी लंबा समय लग गया था। नर्मदा नदी वहां तक चले गई थी, लोगों को उत्साह का वातावरण था, वहाँ पर लोग बहुत हंसने करने लग गए थे, लोग नाचने लग गए थे जब देखा था। इंदौर से उज्जैन सिर्फ खान नदी का जो पानी है, गंदगी है, वो रोकना, और प्रमुख रूप से बस सिर्फ यही है, क्योंकि करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं। जब सिंहस्थ जो आस्था का प्रतीक है, हम किसी को बुलाने नहीं जाते तो भी करोड़ों जनता देश और विदेश से आती है और एक आस्था मन में लेके आती है। तो निश्चित रूप से जो भी सरकार हो उसको इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी फैल रही है, पर देखने में आता है कि उज्जैन में मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? बेरोजगारी के आंकड़े सरकारी हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से इतनी नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट कभी भविष्य में भी नहीं दे पाएगी। जिस प्रकार की नौकरियों की बात करते हैं, कोई भी सरकार आ जाए इतनी नौकरियां नहीं। बाकी उज्जैन में जो देखा जाए, जैसे हम उद्योगों से जुड़े हुए हैं, तो जो मजदूर या जो भी लेबर वगैरह पहले मिल जाती थी, उससे 50% से 60% तक उनकी मजदूरी बढ़ गई है, क्योंकि कई लोगों ने बेरोजगार ई रिक्शा लिया है, कई लोगों ने छोटी होटलें डाली है, कोई फोटोग्राफर का काम कर रहा है, कोई गाइड का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो अच्छी इनकम यहाँ पर हुई है। हमें तो कोई परेशानी आ रही है, उनको पहले जो 500-700 में कारीगर मिलते थे, उनको 200-300 बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ उज्जैन इस प्रकार से तो नहीं है, गवर्नमेंट जरूर नौकरी नहीं दे पा रही है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी की बात हो या शिप्रा शुद्धिकरण की बात हो, सर बार बार बात उठती है कि उज्जैन में 12 साल में कुंभ आता है और उसको लेकर शिप्रा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो सरकार इस पर अमल नहीं कर पा रही है, और जो बार बार इस गंदे नाले शहर के मिलते हैं, इसको लेकर सरकार से कितनी उम्मीद है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी भागीरथी प्रयास करके कच्छ तक नर्मदा ले जा सकते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहाज चलवा सकते हैं गंगा के अंदर, तो ये एक छोटा सा शिप्रा नदी का जो एक बेल्ट है, इसको क्या सदा नीरा शिप्रा नहीं हो सकती क्या? जब इसमें गंदे नाले के जो पानी मिल रहे हैं उनको स्वच्छ करने की अगर एक विस्तृत योजना बनेगी, और ये जो मुख्यतः प्रदूषण जो है वो खान नदी की वजह से ही है, जो खान नाला अपन बोलते हैं, इसको अगर हम ट्रीट करके इसमें छोड़ेंगे पानी, तो निश्चित रूप से ये सदा नीरा भी रहेगी और शिप्रा जल आचमन योग्य और नहाने योग्य भी रहेगा। इसके लिए एक विस्तृत और प्रभावी प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है। इस तरीके से देखने में आ रहा है कि पिछले 15 सालों से उज्जैन शहर में टाटा सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, पर वो कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसको लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो और इस कार्य को पूरा किया जाए? नहीं, वो टाटा का जो प्रोजेक्ट सीवर प्रोजेक्ट देखते और उसके काम को देखते हुए लगता है कि हर कोई या तो करवाना नहीं चाहता है या मजबूरी में कराया जा रहा है, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी अगर इस तरह के काम को इस ढिलाई से करती है तो वो तो एक्शन लिए बिना कुछ नहीं हो सकता। अब वो किस पे एक्शन लेना है, कैसे लेना है, वो तो सरकार को ही करना है। तो व्यापारी वर्ग जो हैं उनके अपने मुद्दे हैं, और जो छात्र हैं और जो युवा हैं वो बेरोजगारी से लेकर स्कॉलरशिप और देश विदेश में पढ़ाई को लेकर सरकार से कई उम्मीदें रखते हैं, और उनका यही मानना है कि जो भी सरकार चुनकर आएगी, जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, तो वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन का सबसे बड़ा मुद्दा है शिप्रा शुद्धिकरण, उसको लेकर जो है हर व्यक्ति की जीवा पर यही रहता है कि आखिर माँ मोक्षदायिनी शिप्रा को मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी, और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है उस पर कब सूद लेंगे। उज्जैन से जय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।